कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा आज 15। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। 3 क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे 3, 4 और 5। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट किया? हाथ उठाया जरा, शाबाश। आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट नहीं की। पता नहीं क्या चाहते हैं आप, क्या हुआ था, क्या क्या टाइम पे सो जाया करें, टाइम पे उठा करें, नींद पूरी किया करें। आगे चलते हैं। सम एग्जाम, अच्छा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, फिर इसके बाद आज हम कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है कि किस सिचुएशन में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। आज के लेक्चर में आपके याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा आपका केस स्टडी बेस्ड कंसेप्ट है। आज के लेक्चर का सबसे अहम चीज जो हमने सीखनी है वो ये कंसेप्ट है कि एविड के डिफरेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट्स अगर आपके सामने आ जाए, आप उनको वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे। और ये वो एग्जांपल्स हमने सेलेक्ट की हैं जो आई कैप पिछले 5 सालों से तकरीबन 8-10 अटेम्प्ट्स में फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें अगर आप ये डिसाइड करने के काबिल हो जाते हैं कि क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो आप प्रोबेबली जो कमिंग केस स्टडीज हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। चांसेस है कि वो इन्हीं एग्जाम्पल में से कोई एग्जाम्पल आपको टेस्ट कर ले, 1-2 एग्जाम्पल इस पेपर में भी आ जाए। फिर कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, यानी आपके कंसेप्ट्स क्या लें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। वो एंड पे हम वो डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 के भी, चैप्टर 3 के भी। चैप्टर 2 पे एक स्टूडेंट्स थे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स थे, आपने तो हाईलाइट नहीं किया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया कि सर उसमें कंसेप्ट था रिलेटेड सर्विसेज वाला, और एक था टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इशूड बाय IAASB। टाइप्स ऑफ, ये है कोई कंसेप्ट ऐसा लिखा हुआ? तो आपको समझ आ गया था तो पूछा क्यों नहीं था? पूछा क्यों? रिलेटेड सर्विस तो मैंने बता दिया था, वो हल्का सा बता, लेकिन उसी से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड IASB। ठीक है, तो उसको डिस्कस करना है। फिर इसी तरह हमारे चैप्टर 3 में भी कुछ एग्जांपल्स है जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसको जरा डिटेल में बता दीजिए, तो वो छोटे मोटे कंसेप्ट हम एंड पे डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 आपको पता है हमारा जो बेसिक्स वाले चैप्टर है उनमें आखिरी चैप्टर है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कोई आपके क्वेश्चंस हो तो वो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन। सर कल आपने लिखवाया था कि रिस्क एंड मटेरियलिटी हैव इनवर्स रिलेशन, लेकिन सर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़ा था मटेरियलिटी ज्यादा होगी तो हमें एविडेंस ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इन्होंने स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने कल एक रूल बताया था कि रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको तो पक्का याद कर रहे हैं, रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, ये बोथ वे चलता है, यानी ये कंसेप्ट इस तरीके से भी चलेगा कि रिस्क ज्यादा है मटेरियलिटी कम, और ये इस तरीके से भी चलेगा कि मटेरियलिटी ज्यादा तो इसका मतलब है कि रिस्क कम होगा उस क्लाइंट पे। ठीक है, ये बोथ वे में चलेगा, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इन्होंने पूछा यह कि सर आपने तो बताया था कि अगर एविडेंस के सफिशिएंसी वाले फैक्टर्स में कि मटेरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ आइटम, तो उसमें बताया था कि आइटम जितनी ज्यादा मटेरियल होगी, जितनी ज्यादा मटेरियल होगी, मटेरियल का मतलब लार्ज अमाउंट होगी किसी एरिया की, तो उसमें प्रोसीजर उतना ही ज्यादा। इसमें मटेरियलिटी से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल नहीं है, बल्कि उस एरिया की अमाउंट है। वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़ा था ना हमने, उस एरिया की अमाउंट है कि वो अमाउंट जितनी ज्यादा मटेरियल होगी, यानी ये हमारा मटेरियलिटी लेवल है ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं वो अगर इससे इतनी ज्यादा मटेरियल होगी, हाईली मटेरियल, तो बताइए काम ज्यादा करना है कम करना है? ज्यादा करना है। ठीक है, वो था उस एरिया की अमाउंट। तो किसी भी एरिया की अगर 10 मिलियन का एरिया है, अमाउंट है, एक्सपेंसेस हैं, उस पर काम ज्यादा करना है, 6 मिलियन वाले पे काम कम करना है। वो जो रिस्क एंड मटेरियलिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। क्लियर? तो दोनों कंसेप्ट अलग हैं। ठीक है, और जो ज्यादातर कंसेप्ट यूज होगा हमारे आर्ट में कौन सा होगा? रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप। ये और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चले ये मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कैसे एनालिटिकल? अच्छा, एनालिटिकल पर एक चीज तो ये ध्यान में रखिए, ये जो हमने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 1 से 4 बेसिक्स हैं, उसी तरह ये जो चैप्टर 3 में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, ये आगे चल के पूरा चैप्टर होगा एक एक प्रोसीजर के ऊपर। कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो ज्यादा है, उनके ऊपर पूरा चैप्टर है, कुछ के ऊपर जो डिस्कशन है वो थोड़ी कम है। जैसे हमारा जो प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये बहुत अहम प्रोसीजर समझा जाता है हमारे ऑडिट में, इसके ऊपर पूरी डिस्कशन है, पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 14।
आई कैप का फेवरेट भी है। उसी तरह एक है एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर डिस्कशन है, चैप्टर 15। फिर इंक्वायरी में एक टाइप आ जाती है रिप्रेजेंटेशन लेटर, जब हम मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में कोई चीज इंक्वायर करते हैं, ये भी एक आधा चैप्टर है, चैप्टर 20, उसमें डिस्कस होगा। तो बताने का मकसद ये है कि हमने जितने भी ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी आगे चल के डिटेल में डिस्कस होनी है। उसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर भी डिटेल में डिस्कस होगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट फिलहाल समझ नहीं भी आ रहा है तो याद रखिए, आपने इसको याद कर लेना है। समझने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे आप, लेकिन याद नहीं, याद लाजमी कर लेना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना इस लेवल पे समझना जरूरी है और कितनी अंडरस्टैंडिंग हमने बाद में ऑब्टेन करनी है। फिलहाल एनालिटिकल प्रोसीजर का मैंने क्वेश्चन पूछा, इसमें 2 पॉइंट, एक वर्ड यूज है कंपैरिजन। एनालिटिकल प्रोसीजर में लफ्ज कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है ईयर टू ईयर कंपेयर करना, यानी इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करना। जैसे जो अकाउंटिंग में रेशोज करते हैं ना, रेशो सारी की सारी एनालिटिकल प्रोसीजर है। रेशो सारी की सारी एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में ज्यादातर रेशोज ही परफॉर्म की जाती है। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, और वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी होती थी शायद, कोई डेटर टर्नओवर रेशो, यही तो रिस्क असेसमेंट में होते हैं। कहाँ तो कंपैरिजन का मतलब क्या है? ईयर टू ईयर कंपैरिजन। और प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि इसी साल की दोनों फिगर का कंपैरिजन। अब शायद आपने ये कंसेप्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पिछले साल की फिगर के साथ, ये है कंपैरिजन। और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है इसी साल की फिगर को इसी साल की दूसरे के साथ, वो प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, आगे चल के मजीद एक और लफ्ज ऐड करता है एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में ही, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम वेरिफिकेशन किसी ना किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही कर रहे होंगे, लेकिन वो वेरिफिकेशन हो सकता है उसको हमने जो उसको प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाया है वो किसी दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल के साथ भी। जैसे डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करना है आपने, इसको आप प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ बनता है भला? फिक्स एसेट के साथ। तो फिक्स एसेट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आ रही हो। डेप्रिसिएशन भी फाइनेंशियल, फिक्स एसेट भी फाइनेंशियल। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस के साथ सेल्स एस्टिमेट करें कितनी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सेल्स का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ रिलेशनशिप बनाएं तो ये फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल। डेप्रिसिएशन का फिक्स एसेट के साथ बनाएं तो नॉन फाइनेंशियल। आखिरी क्वेश्चन है, जवाब दे दिया आपने तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा आपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कांसेप्ट समझ लिया। सैलरीज एक्सपेंस को मेजर करते हुए हमने उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ रिलेट किया। हाँ शाबाश, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कर लिया। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल भी करते हैं और फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल भी करते हैं। क्लियर जी, शाबाश। और की क्वेश्चन? ये एग्जांपल्स मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के भी डिस्कस करता हूं। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के एग्जांपल पूछ रहे? हां, ये मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। जी जी, हाइब्रिड में से पूछिए सर। रिस्पांसेस टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे पॉइंट नंबर 7 है, मोर ऑडिट प्रोसीजर एट ईयर एंड एट इंटरम डेट। सर, ये इंटरम डेट क्या होती है? हाँ, इंटरम डेट क्या होती है ये सुन लें। इंटरम डेट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटरम डेट, इसको कहीं नोट कर लेना, आपने भूलना नहीं है। इंटरम का मतलब होता है मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, इंटरम का मतलब मिड ऑफ। जब ऑडिटर सारे प्रोसीजर, अपने सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करे तो इसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। जब ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर ईयर एंड होने के बाद, यानी 31 दिसंबर ईयर एंड है, ईयर एंड के बाद परफॉर्म करे, इसे क्या कहते हैं? फाइनल ऑडिट। और जब ऑडिटर कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म कर ले, इसे कहते हैं इंटरम ऑडिट। ठीक है, अगर ऑडिटर कुछ प्रोसीजर ईयर एंड के दौरान, ये साल के दौरान परफॉर्म कर ले, इंटरम, और अगर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करे, फाइनल ऑडिट। ठीक, इसमें एक चीज बस ध्यान में रखिएगा, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट कुछ स्टूडेंट समझते हैं ये दोनों डिफरेंट ऑडिट हैं, दोनों डिफरेंट एंगेजमेंट है। ये कंसेप्ट गलत है। दोनों एक ही ऑडिट के दो हिस्से हैं। जैसे आप स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर रिजल्ट आएगा तो फिर ही पढ़ना शुरू करेंगे, पक्का होगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं, रिजल्ट आने से पहले भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, कुछ पढ़ लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो। दोनों काम कर सकते हैं। आई कैप ने दोनों की इजाजत दी है। आई कैप की बला से चाहे पहले पढ़े, चाहे ना पढ़े, चाहे बाद में भी ना पढ़े। तो स्टैंडर्ड भी कहता है प्रॉब्लम कोई नहीं, इंटरम ऐड करना चाहे करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम फिर इंटरम डेट के ऊपर फिर प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन आगे उसकी कुछ कंडीशन है। जैसे अगर रिस्क ज्यादा हो ना क्लाइंट का, हमें खतरा हो ना कि क्लाइंट जो है वो फ्रॉड करेगा कोई, तो फिर हम एंड पे ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, लेकिन ये इंटरम ऑडिट वाला कंसेप्ट आगे फिर आएगा, वो आपसे पूछेगा बताओ इसके फायदे क्या हैं, बताओ इंटरम ऑडिट में क्या क्या काम कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वो हम उसकी एग्जांपल्स आगे आएंगे, ये फिर कंसेप्ट आएगा। फर्क ध्यान में रखिएगा, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट में तो रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, इंटरम ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस दी जाती है? लिमिटेड। देखा खा गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और भाई दोनों एक ही ऑडिट के दो हिस्से हैं, उसमें कोई एश्योरेंस नहीं होती। इंटरम ऑडिट की अलग से कोई रिपोर्ट नहीं होती, आपने रिजल्ट से पहले जो तैयारी करते हैं उसके अलग से रिजल्ट आता है क्या? नहीं, इकट्ठा ही आता है, पहले तैयारी बाद में तैयारी, इकट्ठा करके एक ही दफा पेपर। इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट इकट्ठा करके प्रोसीजर एक ही दफा रिपोर्ट दी जाती है। और जी क्लियर हो गया आपको जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था? मजीद पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन हो तो। जी वालेकुम सलाम, पूछिए क्वेश्चन। जी जी पूछिए। जी आप पूछ लीजिए मेरे भाई तब तक। प्रोविजन फॉर बैड डेट को वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होगा? हम इस साल की प्रोविजन फॉर बैड डेट को पिछले साल की प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कि कोई ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है। अगर ज्यादा चेंज हुई परसेंटेज तो फिर क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई क्यों चेंज हुआ। जी नहीं हाँ, देखें हर एरिया के ऊपर हर प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता, ये मैंने कल बता दिया ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई पूछिए, पूछ ले मेरा भाई, पूछ ले, थोड़ा सा ऊंची मेरा भाई। अब सर आपने बताया कि जो मैनेजमेंट है एक तरह से वो भी सारा प्रोसीजर फॉर्म करके एकदम इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, सारा प्रोसीजर फॉर्म करके। हाँ तो जैसे एक तो अगर वो मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ये मतलब उसको मॉडिट बोर्ड में जो बताते शेयर होल्डर को तो मॉडिफाई, लेकिन एक तरफ हम भी ये सारा फॉर्म करके खुद मतलब ये एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये भी हमें इस तरह मैनेजमेंट का सारा अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं, इससे वो क्या मॉडिफाई है ज्यादा गहराई में चले गए, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है यार, एक मिनट पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी भाई जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, टाइम वेस्ट नहीं। एविडेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड अप टू टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे किसी प्रोसेस को, हम ये देखना चाहते हैं कि क्लाइंट ने सेल इनवाइस को रीचेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम ये देखना चाहते हैं पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एम्प्लॉयज की आइडेंटिफिकेशन चेक की जा रही है कि नहीं, तो बताइए रहा है कि जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो आप सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम का एविडेंस ले सकते हैं जिस टाइम पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी अगर मैं आज कोई प्रोसेस ऑब्जर्व करता हूं ना तो इसका मतलब है कि आज का ही एविडेंस मुझे मिलेगा, प्रीवियस जो दिन गुजर चुके हैं इनका एविडेंस नहीं मिलेगा। जो पास होते हैं ना इसका एविडेंस हमें मिलता है इंस्पेक्शन से, जो डॉक्यूमेंट्स बन रही होती है। तो ऑब्जर्वेशन आपको एविडेंस सिर्फ एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही देगी, ठीक है। जैसे अगर प्रिंसिपल साहब ये देखना चाहते हैं मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, वो आते हैं कमरे में देखते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं पूरे सेशन में सही पढ़ाता रहा हूं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब एज ऑडिटर एज प्रोफेशनल इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है सिर्फ कि जिस इसी तरह एम्प्लॉइज को असल में आपको बताना पता क्या चाह रहा है कि अगर एम्प्लॉइज को पता होगा ना कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आगे पीछे वो सोए भी रहे होंगे चाहे, उस वक्त तो सही काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से एविडेंस लेना, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं, कुछ ना कुछ आपको इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए। जी और कोई क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन नहीं है? जी अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए भाई, क्वेश्चन पूछिए। जी 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 अच्छा बिल्कुल, एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी कल। सबसे पहले 3 फेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, ये आपको क्लियर है कि जब हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं 3 फेजेस में काम करते हैं, 3 फेजेस में काम करते हैं। आपको बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सिर्फ रिकॉल करने के लिए ये छोटी सी डायग्राम दोबारा आपके सामने बना देता हूं। ये है हमारे ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इंटरनल कंट्रोल। पहला क्वेश्चन, क्या हमें किसी एक एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए अपने ऑडिट में या तीनों को? तीनों को। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हम उन्हें क्या कहते हैं?
उन्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ट्रांजैक्शंस को और इनकी नेचर को, ये जो एरिया है हमारा, इसको भी हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको इग्नोर करें? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शाबाश, रिस्क। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि पता चल जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं। अगर रिस्क हाई, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हाई, रिस्क लो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लो। अच्छा, इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इस इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हुए हमें अगर पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है तो हम क्या करते हैं? हम आगे इसको रिकन्फर्म करते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है तो क्या करते हैं? इसको रिकन्फर्म कैसे करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके। तो हमारे जो टोटल पूरे ऑडिट में प्रोसीजर्स की कैटेगरीज है ना, देखिए, एक है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, वो है 7। एक है पर्पसेस ऑफ प्रोसीजर, उन प्रोसीजर का मकसद क्या है, वो है 3। वही 7 प्रोसीजर इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन वाले, वो आप रिस्क असेसमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। वही 7 प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, वही 7 प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में भी। डिपेंड करता है उनका पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे अगर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स देखें ना, तो वो आपको कहता है इसमें क्या इंक्वायरी है, इसमें ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो ये तो पहले भी हम पढ़ चुके थे। तो यहां पे क्या हमें बता रहा है कि वही 7 प्रोसीजर या उनका कोई कॉम्बिनेशन आप रिस्क असेसमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। यानी सिंपल इंस्पेक्शन प्रोसीजर है, अगर इसके एग्जांपल है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी हो सकता है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे टोटल 3 प्रोसीजर, ये रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ना बाजू का चूंकि बेसिक्स चल रही होती है ना, तो जैसे जैसे नई चीजें आती हैं हम पुरानी चीजों के साथ उनको मैच करते रहते हैं। तो बाजू का नई चीज की वजह से कुछ नई बात भी जहन में आ जाती है। तो कुछ स्टूडेंट के जहन में ये आता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी ऑब्टेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल भी ठीक कर रहे हैं। कंट्रोल वाला कुछ कंसेप्ट जो है ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी होता है, इसलिए कि कंट्रोल के कंटेक्स्ट में 3 अल्फाज यूज होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक ओपिनियन ऑन कंट्रोल। ये 3, इन तीनों में फर्क है डेप्थ का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सरसरी तौर पे देखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि चेक करना, लेकिन सिर्फ कुछ चीजों को चेक नहीं करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग की निस्बत ज्यादा डिटेल है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को हम टेस्ट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, ठीक है। और ओपिनियन का मतलब यह होता है कि आप उस चीज को टेस्ट करेंगे और सारी की सारी कंप्लीट टेस्ट करेंगे। हम याद रखें, इंटरनल कंट्रोल पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ये रिक्वायर्ड है, अंडरस्टैंडिंग लाजमी ऑब्टेन करनी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी करने हैं, कभी नहीं करना। कब करेंगे? कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, और कब नहीं करेंगे? वीक होंगे। और ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल कभी भी नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल हमेशा करना है, ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल कभी भी नहीं करना, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और कब करेंगे? तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ओपिनियन ऑन कंट्रोल, ये 3 अल्फाज है, तीनों का कंसेप्ट डिफरेंट है। ये बात क्लियर होगी जी? चलिए, अब ये हमारे हो गए तीनों प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट और अच्छा, अब इसमें देखें, अब इसमें आपको एग्जांपल्स दे रहा है, डेफिनेशन की समझ आ गई ना? एग्जांपल्स कौन कौन सी दे रहा है? एग्जांपल जेन में लिखेगा, वो उन्हीं 7 में से एग्जांपल देगा, 8वीं कोई नहीं लेके आएगा। देखिए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन आ गया, इंस्पेक्शन आ गया, एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया, बाकी के 3 उसने नहीं दी। इसका मतलब पता है क्या है? वो कहता है मेरी तरफ से रिक्वायर्ड ये जा रहा है, बाकी आप खुद करना चाहते हैं तो कर ले, मैं रिक्वायर नहीं करता, रिक्वायर यही करता हूं, ये 4। क्लियर हुई ये बात? ये लाजमी करना है, बाकी आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा, इसी तरह अब अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में उसने हमें कोई एग्जांपल्स दी हैं। हाँ, ये उसने कहा इंस्पेक्शन भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक और लफ्ज है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ये तो ठीक है एग्जांपल,
ये जो टेस्ट ऑफ डिटेल है ये तो 8वां प्रोसीजर आ गया, क्योंकि उन 7 में तो टेस्ट ऑफ डिटेल कोई था ही नहीं, ये 8वां प्रोसीजर नहीं है। जो एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा बाकी के 6 प्रोसीजर है ना, उनका कलेक्टिव ग्रुप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहलाता है, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में काम जल्दी हो जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा कोई भी प्रोसीजर होगा ना, वो काम टाइम ज्यादा लेगा, वो डिटेल का काम होगा। तो इसीलिए टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या होता है भला? एनालिटिकल के अलावा बाकी के 6 प्रोसीजर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, शुरू में आपको प्रॉब्लम करेंगी सीखते हुए, लेकिन जब इनके ऊपर ग्रिप हो जाए, जैसे होता है वेपन्स होते हैं, जंग पे जाने से पहले डिफरेंट टाइप, आप एक वेपन चलाना सीखते हैं, सीनियर दूसरा वेपन देता है, भाई इसको चलाओ, आप कहते हैं उसको तो ऐसे घुमाते थे, इसको कैसे चला, आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन आप ट्रू फाइटर तभी बनते हैं जब आपको सारे वेपन्स इस्तेमाल करना आ जाए। तो ये जो ऑडिट की टर्म्स है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, ये शुरू में प्रॉब्लम करती है, मिक्स भी होती है, लेकिन जैसे जैसे चलते जाएंगे पक्की हो जाएगी, आप इंशाल्लाह ट्रू फाइटर बन जाएंगे, आपको पता होगा किस जगह पे मैंने कौन सी टर्म यूज करनी है। सिर्फ आपने ये काम करना है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो उसको दोबारा पढ़ें और क्लास में पूछते रहें। मैं कोशिश करूंगा एक एग्जांपल, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी एग्जांपल, किसी ना किसी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते रहे। तो ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अच्छा, आगे अब चलते हैं। इनहेरेंट रिस्क में, इनहेरेंट रिस्क के अंदर आपके कंसेप्ट की जड़ जो है ना, याद रखें वो ये होनी चाहिए। ये छोटा सा एक सिस्टम है, लेकिन आपके पूरे ऑडिट के कंसेप्ट जो है ना, बेसिक्स वाले, वो इसको सामने रखेंगे तो आपको लिंकिंग क्लियर होती जाएगी। पहले क्या कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट किस जगह पे फिट बैठ रहा है। अब एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट, इसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई, ठीक है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल। इन दोनों में फर्क तो हमें पता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल्स है, इनमें आपने एग्जांपल दी रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। फ्रॉड इसका मतलब है जहां कहीं आ गया ये रिस्क एट। फिर कहा रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करे। ये एक होता है ओवरराइड बाय एम्प्लॉइज, वो हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता एज ऑडिटर, क्योंकि अगर कंट्रोल एम्प्लॉय करने के तो मैनेजमेंट उसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ओवरराइड करेगी तो फिर हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसको रोकने के लिए तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर लैक ऑफ कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट ने कहा सर आपने तो ये बताया था कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करते हुए, स्टैंडर्ड की वर्डिंग में कंसेप्ट कि जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं वो मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज की वायलेशन है, यानी मैनेजमेंट के प्रोसीजर जो है वो सही नहीं है या सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट का कसूर है। इन शॉर्ट इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट, तो यहां तो मैनेजमेंट का कसूर है। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करती है, अगर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, अगर कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो ये इनहेरेंट रिस्क में क्यों है, ये कंट्रोल रिस्क में क्यों नहीं। याद रखिए, एक जो मैनेजमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ना, वो है इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल नहीं है, ये पॉइंट समझिए। मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट के बनाए हुए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल है। तो अगर मैनेजमेंट के बनाए हुए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम है, वो है इंटरनल कंट्रोल रिस्क। लेकिन अगर मैनेजमेंट के खुद में प्रॉब्लम है, वो इनहेरेंट रिस्क है। जैसे कोई भी मैनेजमेंट, ये जो फ्रॉड है या ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। स्टैंडर्ड एक जगह पर डिस्कशन करता है, कहता है इसमें भी यूं कह ले मैनेजमेंट नहीं बल्कि हमारे सोच का, हमारी साइकी का कसूर है। इसीलिए जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो कहां पे आएंगी, हमारी इनहेरेंट रिस्क में। और मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज वो इंटरनल कंट्रोल है। तो आप ये जो एग्जांपल रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जांपल में अगर मैनेजमेंट का लफ्ज आ रहा है तो ये ना समझिए ये गलत है, ठीक है, ये इनहेरेंट रिस्क में ही आएंगी। क्लियर जी। इसके अलावा एग्जांपल में या इन रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम, ये सारे एग्जांपल भी क्लियर, रिस्पॉन्स भी क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें एक दफा मैं देख लूं कि कोई फ्यूचर स्टडी के हवाले से अहम चीज है। तो नंबर 5, इनकॉर्पोरेटिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। इसका मतलब है कि ऑडिटर को यह चाहिए, जब इस तरह के रिस्क हो ना कोई भी, तो ऑडिटर को चाहिए कि अपने प्रोसीजर को अनप्रेडिक्टेबल रखे, यानी पहले से गैस ना करने दे क्लाइंट को कि कौन सा प्रोसीजर कब परफॉर्म करना, ठीक है, वरना तो वो तैयार हो जाएगा। कोई दुश्मन पे हमला करना हो तो उसको बता के जाते हैं क्या, तो पहले से तैयार हो जाएगा, खुद मार खा के आएंगे। तो इसीलिए कह रहा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखनी है आपने
अटैक करने से पहले क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कहां से अटैक। शाबाश। चलिए नेक्स्ट, रिस्क एट असर्शन लेवल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अब इसका जवाब आप में से कोई बताएगा? सर रिस्क एट असर्शन लेवल, प्राइस बोला है। रिस्क एट असर्शन लेवल, इसमें दो प्रोसीजर हैं इसको एड्रेस करने के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन आपने यहां पे तो ये बताया है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए होंगे। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। तो रिस्क एट असर्शन लेवल में फिर सब्सटेंटिव, ये तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में होने चाहिए। हाँ, असर्शंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, आपने गौर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करना, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो ये बेसिकली जो रिस्क एट है, हर तरह का रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिस्क एट असर्शन लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही है। फर्क है लेवल, बता रहा हूं उनकी सिग्निफिकेंस को, कि वो कोई रिस्क कितना सवेयर है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 3 अल्फाज उसने यूज किए हैं, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग। ठीक है, यानी कंट्रोल्स का मकसद ये होता है, पहला मकसद ये है कि कोई गलती हो ही ना, फिर गलती हो जाए, दूसरा मकसद क्या है? डिटेक्ट हो जाए, और तीसरा मकसद क्या है? जब डिटेक्ट हो जाए करेक्ट कर लो। ये प्रिवेंटिव, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग, ये अल्फाज आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन में लाजमी लिखने हैं जी। जी, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो तो क्या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होगा? यस, तभी तो परफॉर्म होगा। स्ट्रांग है तो फिर ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? कंफर्म करने के लिए कि वाकई स्ट्रांग है कि नहीं, वाकई स्ट्रांग है कि नहीं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आप जाते हैं मोबाइल लेने के लिए मोबाइल शॉप पे, और वो कहता है भाईजान ये मोबाइल जो है ना ये अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है। आप कहते अच्छा इसका क्या मतलब है? कहता है आप 50 फुट से भी गिराएंगे नहीं टूटेगा। तो आप 50 फुट ना सही कोई 10 फुट से गिरा के टेस्ट करेंगे कि नहीं बाइंग से पहले? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्लाइंट कह रहा है कि मेरा मोबाइल स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो शॉपकीपर कहे भाई ये मोबाइल जो है ना बड़ा नाजुक है, ये 5 फुट से भी गिरेगा, गारंटी कोई नहीं है, अब वो खुद अब करेंगे नहीं? क्यों? वो खुद कह रहा है वीक है। जब वो खुद कह रहा है वीक है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, क्लाइंट खुद से कहते हैं यार मेरा सिस्टम फारग है, वीक है, क्या उसको टेस्ट करने की जरूरत है? और अगर क्लाइंट कहे मेरा सिस्टम स्ट्रांग है, फिर टेस्ट करने की जरूरत है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए इसके बाद हम, अच्छा ये स्टडी टिप में क्या कह रहा है, ये पढ़ी आपने स्टडी टिप? कह रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर रिक्वायर्ड ओनली। कहता है रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो हर एरिया में जाएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसी एरिया में परफॉर्म होंगे, किसी में नहीं होंगे। इसकी 2 रीजंस बताई हैं उसने, एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक आपने याद करनी है। क्या रीजन बता रहा है पहले? अगर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली का मतलब कंट्रोल आर स्ट्रांग, शाबाश। एंड ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल इन हिज रिस्क असेसमेंट, और ऑडिटर उस पर रिलाई करना चाहता है, ये फॉर्मेलिटी की बात होती है। जाहिर है अगर कंट्रोल स्ट्रांग, ऑडिटर रिलाई करना चाहेगा ना, क्योंकि रिलाई करने से ही उसका रिस्क कम होगा। और दूसरी लाइन है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये आपने लाइन रट्टा लगानी है, ये लाइन क्या करनी है? रट्टा लगानी है। यानी कंसेप्ट क्या बिल्ड कर रहा है कि रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी परफॉर्म होगा, कभी नहीं होगा। कब होगा इसकी 2 रीजन बता रहा है, 2 एग्जांपल दे रहा है। मैंने एक एग्जांपल समझाई आपको, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वाली, अलोन डू नॉट प्रोवाइड, ये आपने याद करना है। क्लियर जी? चलिए और कोई क्वेश्चन? अभी तक की डिस्कशन के बाद क्या हम ये सीख चुके हैं कि ऑडिटर के टोटल 7 तरह के प्रोसीजर होते हैं? क्या हम ये सीख चुके हैं कि इन 7 तरह के प्रोसीजर को ऑडिटर 3 फेजेस में, 1 2 3 फेजेस में परफॉर्म करता है? उन्हीं प्रोसीजर को अगर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और कंट्रोल के लिए परफॉर्म करें, शाबाश, उन्हीं प्रोसीजर या उनमें से सम ऑफ द प्रोसीजर को अगर वो कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और अगर उन्हीं प्रोसीजर को ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर। और जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो 2 तरह के रिस्क सामने आते हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल।
ICAP ने कई दफा पूछा हुआ है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मुझे एग्जांपल्स दे दो और मुझे इसको एड्रेस करने के प्रोसीजर बता दो। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? एग्जांपल्स भी प्रोसीजर भी, और इनको मिक्स नहीं करना। रिस्क एट एसेशन लेवल के एग्जांपल को रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जांपल के साथ मिक्स। अगर ये जितने सवाल मैंने पूछे हैं वो आपको पता है तो फिर आप कंफर्टेबल फेज पे हैं। इक्का दुक्का चीज कोई नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई इशू नहीं है। ये जो मेजर पास होने के लिए चीजें जरूरी थी वो मैंने आपसे पूछ ली, आपने ओके कर दिया। डन जी। चलिए अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे? 3, 4, 5। हाँ, प्रोसीजर तीनों स्टेजेस पे ऑलमोस्ट कमोबेश सेम ही होंगे। वही इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो इधर हो रहे होंगे, वही इधर भी हो रहे होंगे, वही इधर भी हो। लेकिन अब ये आपकी जजमेंट है। स्टैंडर्ड पता क्या कहता है? स्टैंडर्ड ने एक जगह पे बड़ी अच्छी लाइन, वो आपके सिलेबस में नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन उसके अंदर ना डिस्कशन बड़ी अच्छी। उसने कहा सातों प्रोसीजर आपके पास टूल हैं, आप इनको इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इस पर्पस के लिए भी, इस पर्पस के लिए भी, लेकिन किस जगह पे कौन से प्रोसीजर यूज करने हैं स्टैंडर्ड कहता है आपकी जजमेंट है। स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपकी जजमेंट है। सिर्फ यहां पे उसने कहा कि 4 प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म कर लो, 4 लाजमी, बाकी 5वां 6वां 7वां करना है वो भी कर लो। यहां पे भी कहता है जो मर्जी कर लो, यहां पे भी कहता है जो। तो ये आपकी जजमेंट होगी कि किस एरिया में आपको कौन सा सूटेबल लगता है प्रोसीजर, वो कर लीजिए। ठीक, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर में भी हर जगह पे सूटेबल ना हो तो कुछ एरियाज में हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कुछ एरिया में नहीं करते। वो आप देख लेंगे जहां पे आपको लगे सूटेबल है तो ठीक है। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनकी यूनिट की सेल प्राइस सेम होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग करके सेल करते हैं। ठीक है, आपने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, बाजू का जाते हैं कोई शर्ट वगैरह होती है, स्टैंडर्ड प्राइस होती है, नो बार्गेनिंग, वन प्राइस शॉप, और कुछ जगह पे हम बार्गेनिंग करके कपड़ा खरीदते हैं। दोनों में फर्क है। अब मुझे खुद बताइए, क्या आप दोनों स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है कि जो मर्जी प्रोसीजर अपनी जजमेंट के लिहाज से परफॉर्म कर लो, लेकिन अब आपकी जजमेंट क्या कहती है? क्या आप दोनों पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? किस में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस में टेस्ट ऑफ डिटेल? जिसमें फिक्स प्राइस शॉप है वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर है, वहां से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल रेवेन्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। और जहां पे फिक्स प्राइस शॉप नहीं है वहां पे टेस्ट ऑफ डिटेल, आपको एक एक ट्रांजैक्शन उठा के देखना पड़ेगा कितने में सेल की है। ठीक है, तो ये आपकी जजमेंट है। स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर सारे आपको बता दिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है जी, फॉर ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर एक्सप्लेन इट्स यूज इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस एंड डिस्क्राइब वन एग्जांपल फॉर द ऑडिट ऑफ कर्ली वर्ड। कर्ली वर्ड कोई किसी क्लाइंट का नाम है। कह रहा है मुझे बताओ कि इनमें से हर एक ऑडिट में इस्तेमाल कैसे होता है प्रोसीजर, और फिर उसकी एक एक एग्जांपल भी बता दो। इस्तेमाल कैसे होता है ये डेफिनेशन है। एग्जांपल बताते हुए आपने जो सबसे अहम चीज नोट करनी है ना क्वेश्चन में, वो ये कि क्या उसने एग्जाम्पल कोई खास एरिया दे के पूछी हुई है या कि हमें ओपन छोड़ दिया। अगर ओपन छोड़ दिया ये हमारे लिए आसानी वाली बात है, हम किसी भी एरिया में से, कभी सैलरीज में से एग्जाम्पल देंगे, कभी सेल में से, कभी एसेट्स में से, कभी इन्वेंट्री में से। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने हमें कोई स्पेसिफिक एरिया बता दिया है, हमने उसी के अंदर है, तो ये ज़हन में रखिएगा। मेरे लिए ज्यादा बड़ा रिस्क ये है कि उसने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हो कि मुझे इसी एरिया के अंदर जवाब दो, और आप किसी भी एरिया में जवाब, वो अगर आंसर आपके प्रोसीजर ठीक भी हुए ना मार्क्स नहीं देगा। अगर उसने कहा था मुझे सिर्फ डेटर्स में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसे कहा डेटर्स में सिर्फ बताओ कैसे इस्तेमाल करेंगे इन प्रोसीजर को। अब अगर उसमें आपने क्रेडिटर में बता दिया और चाहे सही भी हुआ क्रेडिटर वाला, मार्क्स 0 देगा। तो यहां पे तसल्ली करने फिर से पढ़ के कि उसने कोई एरिया स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। अब देखते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या एग्जाम्पल है। एनालिटिकल प्रोसीजर की कोई एग्जाम्पल जिसे पूछूं वही फटाफट। इंटरेस्ट और बैंक लोन के दरमियान में रिलेशन, शाबाश। इंक्वायरी मैनेजमेंट से सेल्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे क्या, कि सेल प्राइस क्या है, कि कितनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सेल प्राइस क्या, शाबाश ठीक है। इंस्पेक्शन की एग्जांपल दीजिए। हाँ जी, कोई किसी भी एरिया की इंस्पेक्शन। इन्वेंट्री को फिजिकली चेक करना, ये इंस्पेक्शन है उसकी। डॉक्यूमेंट्स की, आप डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन की एग्जांपल दीजिए। डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन में 2 चीजें होती हैं, फिजिकल भी और डॉक्यूमेंट की, शाबाश डॉक्यूमेंट्स वाली दीजिएगा एग्जांपल। डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट बनता हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। गुड रिसीट नोट को चेक करना मौजूद है कि नहीं, सेल इनवाइस को चेक कर लेना, परचेज इनवाइस को चेक कर लेना। ऑब्जर्वेशन, जी प्यारे भाई ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल दीजिए। ऑब्जर्वेशन फिजिकल काउंट हो रहा है उसको देखना, या क्लाइंट कोई भी कंट्रोल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है उसको देखना, जैसे रीचेकिंग ऑफ इनवाइस, ठीक है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, शाबाश। और ये हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में से मुझे आंसर दीजिए रीकैलकुलेशन का।
रिकैलकुलेशन हाइब्रिड क्लास में, हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट ये जो तीसरे बेंच पे सेंटर में ये व्हाइट शर्ट के साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे पूछ ले। हाँ जी, ये शाबाश सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कैसे कैलकुलेट? शाबाश, बेहतरीन एग्जांपल। डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करना कि क्या क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन ठीक कैलकुलेट किया कि नहीं। क्लियर हो गया जी? क्वेश्चन रिक्वायरमेंट 1 एक्सप्लेन इट्स यूज इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस का मतलब है कि आप इन प्रोसीजर को ऑडिट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। फिर इसके बाद 4 किधर है? ये 4 में कह रहा है ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन। अच्छा, ये उसने एग्जैक्ट स्टैंडर्ड में से लाइन उठाई है। अगर आपको इस लाइन में से एक एक चीज मतलब समझ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आप इस काबिल हैं कि अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड खुद से भी पढ़ें आपको समझ लगना शुरू हो जाए। तो आपको ये लाइन समझ आ रही है? क्या करें? शाबाश। कह रहे लिस्ट डाउन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रेफर्ड अबव। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताओ मुझे। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या रिस्क एट असर्शन की एग्जांपल पूछेगा। उसने वो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? प्रोसीजर। तो क्या है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इन 4 के अलावा क्या बाकी के 3 लिख सकते हैं? देखें, प्रैक्टिकली आपकी जजमेंट पे है, काम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में बेहतर है कि जो लिखा हुआ रिक्वायर्ड है वही जवाब दे। जो लिखा, हाँ 5वां 6वां 7 ना लिखना बेहतर है। लिखेंगे गलत भी नहीं होगा, लेकिन ना लिखना बेहतर। क्यों भला? क्योंकि स्टैंडर्ड ने रिक्वायर ही यही किया, तो हम वही करते हैं, वरना वो ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी ना। ओवर, उसने कहा 4, आपने कहा 6, उसने कहा मना नहीं करता, लेकिन कहता है ओवर ऑडिटिंग। तो इसलिए जब कभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछे तो हमने कितने प्रोसीजर लिखने हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पूछा था कि इंटरनल ऑडिट वाली बात आई, मुझे याद आई अभी। हाँ, तो इंटरनल इंक्वायरी करने के दौरान में हम सिर्फ मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट वालों से भी? इंटरनल ऑडिट वालों से भी, बल्कि वो तो हमसे बड़ा खुश होकर मिलते हैं। क्यों भला? हमारे पेटी भाई है। एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट पेटी भाई हैं, ठीक है? नहीं, पेटी भाई नहीं है, पेटी कजन है, क्योंकि दूर क्या ना, वो एम्प्लॉय एक थोड़ी हो सकते हैं। और हम इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए 4 क्लियर, आगे चलते हैं। 5 ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड ए बेसिस। कुछ भी नहीं हुआ, ये ले छोटे छोटे मसलों में परेशान हो जाते हैं। कह रहे ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल असर्शन लेवल। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा, मुझे बताइए, क्या डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल इसमें हमने लिखनी है, या के प्रोसीजर कैसे एड्रेस करेंगे? क्या इसमें प्रोसीजर लिखने हैं? क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ये अच्छा, डेफिनेशन से हम एग्जाम्पल लिखेंगे? हाँ जी, एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए डेफिनेशन का हिस्सा होती हैं। चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स। ये सेशन, ये आपकी कॉमन सेंस भी आपको बता देगी, लेकिन खास तौर पे मैं चाहता हूं आप एक दफा रीड करें। अगर किसी केस स्टडी में वो आपको कह देता है कि आपने इंश्योरेंस करवाई थी अपनी फैक्ट्री की, उसमें आग लग गई, और अब आपने इंश्योरेंस वालों से जो क्लेम है उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया, क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग जो किया ये ठीक है कि नहीं? सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी उस इंसिडेंट को कवर भी करती है कि नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ चीजों को कवर करती है, कुछ को कवर नहीं करती। फिर इसके बाद इंस्पेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कि इंश्योरेंस कंपनी वाले इस क्लेम को एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या क्लेम किस स्टेज पे है अप्रूवल की। और फिर क्या देखना है? रिकॉर्ड ओनली इफ वर्चुअली सर्टन, क्योंकि आपको पता है कि जो रिसीवेबल होता है उसी वक्त रिकॉर्ड कर, यानी इंश्योरेंस में जब आग लगती है ना, तो जो नुकसान हुआ वो फौरी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, लेकिन जो रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो तब तक नहीं। तो ये तीनों प्रोसीजर इंश्योरेंस रिसीवेबल से रेलिवेंट है। क्लियर? अब जब कभी किसी भी क्वेश्चन में लफ्ज इंश्योरेंस आ गया ना, आपके जहन में तीनों प्रोसीजर आ जाने चाहिए। अच्छा, ये प्रोसीजर मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं, कंप्लीट सेंटेंस में लिखा। जब एक्चुअली केस स्टडी आपके सामने आएगी ना, उसका सोल्यूशन आप देखेंगे, उसमें यही पॉइंट कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में होगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। ठीक है, सिर्फ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना सेंटेंस फॉर्म को लाइक करता है, वो कहता है मुझे आंसर प्रोसीजर बताओ सेंटेंस। लिटिगेशन, लीगल केस,
क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? इंस्पेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ? अब की बार लॉयर के साथ, उधर इंश्योरेंस कंपनी थी, अब की बार लॉयर के साथ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से किस बात के बारे में? कि बताइए आप इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने जा रहे हैं या कि इसके कोर्ट के डिसीजन तक चलेंगे। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो जितने की सेटलमेंट एक्सपेक्टेड हो उतनी प्रोविजन। इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट, यानी देखना है ये रेंट के बाद इस लीगल केस का अगर डिसीजन हो चुका हुआ तो जो डिसीजन हुआ उस लिहाज से एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि लीगल केसेस का डिसीजन एडजस्टिंग इवेंट होता है ना। सब्सीक्वेंट इवेंट का मतलब यह है कि सब्सीक्वेंट स्टेटस क्या है इसका। फिर पॉसिबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, अगर आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसकी वजह से किसी का जानी नुकसान हुआ हो ना, देखिए माली नुकसान हुआ ना तो नॉर्मली रेगुलेटर इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते, लेकिन अगर जानी नुकसान हुआ हो तो रेगुलेटर हो सकता है आपका लाइसेंस कैंसिल कर दे या आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज करे। तो इसीलिए हमने ये देखना होता है कि कहीं कोई रेगुलेटर, जैसे एक दफा आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, एक खांसी का सिरप था तो अखबार में खबर आई थी उसको पी के कुछ 8-10 मजदूर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये खबर आई थी, मेरे ख्याल 8-10 साल पुरानी खबर है। तो उस वक्त जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने फौरी तौर पे जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का सिरप था ना उसका सारा ये स्टॉक सिरप का ये डिसकंटिन्यू करवा दिया था। कंपनी ने सारा स्टॉक, जब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, मार्केट से सारा बैच उठा के वापस ले आए थे। रिसर्च करने के बाद पता चला, उन्होंने कहा ये सारे के सारे मजदूर ही मरे और तो कोई नहीं मरा। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन पता चला कि वो नशे में इस्तेमाल होता था। खांसी का सिरप वो पिए ना तो आपको तो नींद आना शुरू हो जाती, शायद, मुझे कंफर्म नहीं, शायद उसे किसी नशे में मिलाए तो डबल हो जाता होगा उसका इफेक्ट। तो इस वजह से ओवरडोज की वजह से ये, तो इस तरह की सिचुएशन। लेकिन देखिए ये सारी चीजें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आती है ना। फौरी तौर पे गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर सकती है आपका, या आपका स्टॉक सारा अपने कब्जे में कर सकती है और कह सकती है कि आपने इसको फर्दर सेल नहीं करना। तो हम, हाँ जी बिल्कुल, एक्सट्रीम अगर बाद में साबित हो जाए कि सिरप में ही कोई प्रॉब्लम थी तो फिर गोइंग कंसर्न का इशू भी राइज हो सकता है। तो ये लिटिगेशन जो है ना, एक होती है रूटीन नेचर, आपने देखना है कहीं इसमें अगर किसी का कोई जानी नुकसान हो रहा हो तो गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। थर्ड है ये रेंट के बाद केस का फैसला क्या हुआ। फोर्थ है कि क्या उस केस की वजह से आम आवाम को कोई नुकसान पहुंचा। फिर वारंटी, इंस्पेक्ट सेल्स, वारंटी अगर प्रोवाइड करें, क्वेश्चन में आ गया वारंटी को कैसे वेरीफाई करेंगे? सेल एग्रीमेंट क्यों देख रहे हैं, ये वारंटी है कि नहीं, किस अमाउंट की है। चेक रीजनेबलनेस ऑफ कॉस्ट ऑफ वारंटी रिपेयर। अब जब वारंटी प्रोविजन होगी पहले कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, फिर देखेंगे ना 100 में से 4 सेट वापस आ जाते हैं मोबाइल के वारंटी के लिए, तो उनको रिपेयर करने में कितने, तो हमने कॉस्ट भी वेरीफाई, सिर्फ फार्मूला नहीं चेक कर लेना, कॉस्ट भी देखनी है। डिस्कस नेचर ऑफ डिफेक्ट इन इन्वेंट्री एंड इंपैक्ट ऑन अदर एरियाज, ये कौन समझाएगा। हाँ, किस वजह से है। अगर तो इन्वेंट्री जो है फॉर एग्जांपल वो मिस हैंडलिंग की वजह से टूट फूट गई है, वो सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है और किसी में नहीं। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया फिर हाँ जी दूसरे एरियाज पे भी इफेक्ट आएगा। ये केस स्टडी में आपने सोचना है इसके बारे में। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन रिकॉग्निशन, सब ये रेंट के बाद का कोई इवेंट हो सकता है इंडिकेशन दे रहा हो, ठीक है। जैसे हो सकता है ये रेंट के बाद आपको पता चले कि हैवी सेल की थी आपने, ये रेंट के बाद रिटर्न हो गई। तो अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा होगा डिफेक्टिव इन्वेंट्री जो होती है ना, जो ये रेंट के बाद वापस आ जाए, अगर वो डिफेक्टिव इन्वेंट्री है तो उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। या ये रेंट के आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, बेचा, ये रेंट के बाद अखबार में खबर आ गई कि इस स्टॉक से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो जो आपने चीजें सेल की हैं उनकी तो वारंटी प्रोविजन आएगी, लेकिन जो अभी अनसोल्ड स्टॉक है वो भी एनआरवी पे राइट डाउन होगा। और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेनी है कि बताइए आपके ख्याल में जो वारंटी की कैलकुलेशन है ये रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट लॉस बाय फ्लड, आग लग गई, फ्लड आ गया। अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस करवाई हुई है ना उसने, तो आपने इसके साथ साथ इंश्योरेंस के पॉइंट भी कवर करने हैं। लेकिन अगर वो कहता है इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई, तो फिर क्लाइंट ने इसका लॉस तो रिकॉर्ड किया होगा ना, फिक्स एसेट का, इन्वेंट्री का, तो उसके लिए क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर होंगे। फिजिकली इंस्पेक्ट लोकेशन, उस लोकेशन पे जाके जहां पे आग लगी है खुद देखें आग लगी भी है कि नहीं, बिल्कुल कितनी लगी आग। असेस रीजनेबलनेस ऑफ इन्वेंट्री और एसेट बैलेंस एट लोकेशन, देखे कि जिस जगह पे आग लगी है वहां पे एसेट्स या इन्वेंट्री रीजनेबल अमाउंट में थे कि नहीं। वो पता चले कि नॉर्मली तो 100 मिलियन की इन्वेंट्री होती थी और जिस दिन आग लगी क्लाइंट कह रहा है 300 मिलियन की इन्वेंट्री रखी थी। वो होता है ना बाज़ औक़ात, वो आपने सुना ही होगा कि बैंक में डकैती हुई, वो 10 मिलियन ले गए और मैनेजर ने कहा 25 मिलियन लूट गए,
बच्चे डाकू कहते हैं हमने इतनी मेहनत से 10 मिलियन उड़ाया और बैठे बैठाए 15 मिलियन इसने हमारे खाते में डाल दिया। तो बाज़ औक़ात इन्वेंट्री जलती 10 मिलियन की है, मैनेजर क्या करते हैं बाकी की जो साइड पे करके कहते हैं सारी जल गई। तो हमने देखना है कि क्या जिस जगह पे आग लगी है वहां पे जो लॉस शो कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं। एप्रोप्रिएट काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। अब इस इवेंट का अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। काउंटिंग भी, जो एसेट्स फुल्ली फारग हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, वो डिस्पोज कर देंगे। जो पार्शली डिस्ट्रॉय हुए उनका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर इस वैल्यूएशन में, क्योंकि एसेट्स कुछ जल गए हैं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े एसेट्स की वैल्यू, उसको भी यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री काउंट अदर देन बैलेंस शीट डेट, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, कैसे बैलेंस शीट डेट पे कैसे पहुंचते हैं? हाँ, रिवर्स वर्किंग के जरिए से। शाबाश, ठीक है। कह रहा है अदर डेट, जैसे 15 जनवरी है वहां पे इन्वेंट्री काउंट करो, रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करो 31 दिसंबर और 15 जनवरी के दरमियान में क्या सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है, और फिर इन ट्रांजैक्शन के जरिए रिवर्स वर्किंग करके 31 दिसंबर के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। फिर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन, कह रहे हैं ये जो दरमियान की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है ना, इसको सिर्फ एडलेस नहीं करना, इसको चेक भी करना है ये सही है कि नहीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेल्स की गुड डिस्पैच नोट के साथ, परचेजेस की गुड रिसीट नोट के साथ। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल, अच्छा इन दोनों केस में फर्क समझे। इसमें कह रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं, इसमें कह रहा है पॉसिबल है लेकिन अदर देन बैलेंस शीट डेट, ठीक। तो कह रहा है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं किसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से या नेचर की ऑफ इन्वेंट्री की वजह से, तो क्या करें, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर लें, यानी फिजिकली एसेट नहीं चेक कर सकते। गुड रिसीट नोट, अगर गुड रिसीट नोट बना है तो उसका मतलब एसेट भी आया होगा। और टेक्नोलॉजी को यूज कर लें, जैसे ड्रोन कैमरा, वीडियो कॉल्स वगैरह। आप जिस जगह पे इन्वेंट्री पड़ी है वहां पे खुद विजिट नहीं कर सकते, तो जो दूसरे लोग मौजूद होंगे उनके जरिए उनसे कहीं सर वीडियो कॉल करवा के चेक करवा दे। इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी, क्या प्रोसीजर होंगे? मैनेजमेंट से कहना है इंपेयरमेंट रिव्यू करे, क्लाइंट की इंपेयरमेंट की वर्किंग चेक कर लेनी है कि उसने इंपेयरमेंट, आपको इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन की हुई है आपने कभी? तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज को भी प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर उसको डिस्काउंट भी किया जाता है। अच्छा गैस कीजिए, ये सारी वर्किंग अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है कि ऑडिटर? अकाउंटेंट। शाबाश। हमने क्या करना है, हमने वो उससे कहना भाई इंपेयरमेंट रिव्यू किया है, वो कहेगा किया है, हम कहेंगे वर्किंग पेपर हमें दे दो, और उन वर्किंग पेपर के अंदर जो अजम्पशन या डाटा यूज हुआ है चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं। और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं, एक्सपर्ट को। चलिए ये एग्जांपल थी। अच्छा ये छोटी मोटी एग्जांपल जो है चैप्टर 2 वाली भी लगे हाथों निपटाते जाते हैं, 2-3 मिनट है। नहीं, सिर्फ नाम है। तब मैं चाह रहा हूं हम चैप्टर 4 फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करें। पिछले मंडे को नहीं, कल करेंगे। हिम्मत करें तो वैसे छोटा सा है कंसेप्ट, नहीं चल ठीक है चलिए ठीक है जी, ठीक। लेकिन आज के लेक्चर में जो सबसे अहम चीज थी वो हमारे ये प्रोसीजर, ये आपने लाजमी बार बार रीड करने हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।